आज हमारे वर्कशॉप में दोस्तों मारुति की फ्रॉन्क्स कार, जिसका फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही एक एक्सीडेंट में डैमेज हो चुका था। ये कार दोस्तों सिर्फ हार्डली 1 महीने पुरानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट साइड में सिर्फ जो बम्पर है वो डिसलोकेट हुआ था इस एक्सीडेंट में। आजकल नया एक सवाल उठता है कि क्या मारुति की बिल्ड क्वालिटी पहले से इंप्रूव हुई है। सो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट 16 ईयर्स से हम लोग बॉडी रिपेयर वर्क स्पेशली मारुति और नेक्सा कार के लिए काफ़ी एक्सपर्ट है। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि डेफिनेटली आज मारुति के कई सारे स्पेयर्स हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इसका मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा। देखिए इम्पैक्ट जो है यहाँ पे नंबर प्लेट का जो शेप है पूरी तरह डिफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट यहाँ पर था, बट जो बम्पर था वो सिर्फ अपने ब्रैकेट से डिसलोकेट हुआ था। उसके होल्डर पूरी तरह से सेफ हैं। इनफैक्ट अगर आप अंदर भी देखेंगे यहाँ पर, सो जो उसका अंदर का मेंबर है और एसी कंडेंसर और बाकी जो चीज़ें एयर डिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, इनकी पोजिशनिंग ज़रा भी कहीं पर भी हिली नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें सेफ हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेफिनेटली जो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ये पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मारुति ने इंप्रूव की है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई किए हैं। अब मैं चलते हैं पीछे की तरफ, और अगर आप बैक साइड में देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो बम्पर है वो यहाँ पर कितना मेजरली हिट हुआ है। अब बम्पर हिट होने के बाद में बम्पर के एग्जैक्टली पीछे होता है इसका बैक पैनल, जिसे स्कर्ट पैनल भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इसकी पोजीशनिंग लगभग 10 से 12 इंच अंदर की तरफ शिफ्ट हुई है। बैक डोर को अगर आप देखेंगे तो इसका शेप तो पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया है। अब मैं जब कहता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, इसे प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो मेंबर है इसे बैक डोर लॉक पैनल भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसकी फ्लोरिंग है, ये पेट्रोल वर्जन था दोस्तों, इसकी जो फ्लोरिंग है वो पूरी तरह से सेफ है। कहीं पर भी 6.6 mm का भी डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथनिंग की जानी चाहिए थी मारुति ने वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। यूज ऑफ मटेरियल का जो यूसेज है या उसकी क्वालिटी जो इंप्रूव की है मारुति ने डेफिनेटली बहुत हद तक अच्छी बनाई है। इसलिए जो इम्पैक्ट है वो यहीं तक रुक गया, अंदर की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। सो इन सब चीज़ों से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर हम लोग डैमेज में दोस्तों इसका जो बैक पैनल है इसे कट करके रिप्लेस करना होगा। बैक डोर पूरी तरह नया ही रिप्लेस करना पड़ेगा, इसमें कोई स्कोप नहीं है कि हम इसे रिपेयर कर सकेंगे। रेयर बम्पर को भी पूरी तरह से हमें रिप्लेस करना होगा। बम्पर में भी देखेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर भी कई सारे मटेरियल में चेंजेस किए गए हैं, और अगेन इसे भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी ओवरऑल डिज़ाइन बनाई गई है, ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हेवी मटेरियल यूज़ किया गया है ताकि ये इजीली कोई छोटे मोटे इम्पैक्ट से टूट ना जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसके लॉक्स, इतने इम्पैक्ट होने के बावजूद में भी ये सभी लॉक सेफ हैं। इसका जो शेप है वो पूरी तरह से खाली डिफॉर्म हुआ है। यहाँ पे कुछ लॉक्स जो है वो टूट गए हैं। बम्पर का शेप ज़्यादा डिफॉर्म होने की वजह से हम बम्पर रिप्लेस कर रहे हैं, बट अदरवाइज इसके काफ़ी लॉक है ना, काफ़ी सेफ है। इस कार को हम पहले जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। इससे पहले जो आपने प्रोसीजर देखी दोस्तों, ये इसे करने के लिए कई सारे वर्कशॉप में कारोलाइनर मशीन्स होती हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट डैमेज होते हैं उसे सीधा करने के लिए उस तरह की मशीन यूज़ की जाती हैं। बट मशीन की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के चलते कई सारे वर्कशॉप्स में इस तरह का कन्वेंशनल एक पैटर्न होता है जिसे हम लोग डिज़ाइन करके ले लेते हैं, जिससे इस तरह के डैमेज रिपेयर करने के लिए काफ़ी काम हो जाता है। देखा आपने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चेन की वजह से कितना ज़्यादा हेल्प हो गई है। ये जो बैक पैनल था जो बहुत अंदर गया हुआ था, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में पूरी तरह से लौट आया है। डेफिनेटली इसमें थोड़ी खामियां ज़रूर है, बट अब ये पार्ट रिप्लेस करना काफ़ी आसान हो गया। ये प्रोसीजर इसके लिए करना पड़ता है दोस्तों कि अगर हम इसे बिना सीधा किए अगर हम कट करेंगे तो इसके जो नेबरिंग पैनल्स होते हैं उसमें फिर अलाइनमेंट आने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमें इसे पहले खींच के सीधा करना होगा, उसी के बाद में हम इसे कट करते हैं ताकि नेबरिंग पैनल्स को सही तरह से अलाइनमेंट आए, कहीं पर भी गैप जो है वो ओवर साइज ना रहे। अगेन आप कहेंगे कि ये तो पूरी तरह से आपको सीधा लग रहा है या सही जगह पे आ गया, तो फिर इसे रिप्लेस क्यों करना है। सो इसके जॉइंट्स हैं ये काफ़ी ओपन हो चुके हैं। अब अगर इसे मैं रिप्लेस नहीं करूँगा तो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। सेकेंडली अगर ऐसा ना हो इन फ्यूचर, अगर कभी दोबारा इसमें किसी तरह का ऐसा इम्पैक्ट आता है, सो इसमें वो भी स्ट्रेंथ, उसमें वो मजबूती नहीं रह गई है कि वो उसको इतना रोक सके, उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके। इसीलिए इसे रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।